हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 50। 9th क्लास की वर्कशीट है, साइंस की, विज्ञान की। और जो टॉपिक है ऊतक हमारे चल रहे थे, ये है जंतु ऊतक। तो प्लांट ऐसे जैसे हमने जो पादप ऊतक थे वो किए थे, तो जैसे पादपों में ऊतक होते हैं सारे जो कार्य हैं वो करने के लिए, ऐसे ही जंतुओं में भी ऊतक होते हैं। तो आज जो हम ऊतक पढ़ने जा रहे हैं वो है एपिथीलियम ऊतक। पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है। जैसे हमने पौधों में भी पढ़ा था, जो एपिडर्मिस थी वो कैसा था, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू थे जो रक्षा कर रहे थे। ऐसे ही हमारे शरीर के बाहर भी कौन से होते हैं, एपिथीलियम टिश्यू। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियम ऊतक होते हैं। तो जो हमारे शरीर के बिल्कुल बाहरी त्वचा है, जैसे स्किन है, स्किन में क्या होते हैं, एपिथीलियम टिश्यूज होते हैं हमारे में। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर की जितने भी कैविटीज हैं, गुहाएं हैं, गुहिकाएं हैं, वो उन सबको सेपरेट करते हैं। उनके बाहर क्या होती है, इसकी कवरिंग होती है। जितने भी आंतरिक अंग हैं, जैसे स्टमक हो गए और जो पेट हो गया हमारा, जो स्टमक है, और जो ईसोफेगस है, जो जिसके द्वारा होकर खाना पेट तक जाता है, वो हो गए। जितने भी और अंदर ऑर्गन है, सबकी कवरिंग किसी चीज़ से होती है, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके लिए इनको कहाँ क्या होता है, उसके लिए एपिथीलियम ऊतक होता है वहाँ पे। अब है हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने हैं, एपिथीलियम ऊतक से बने हैं। तो क्या क्या इन्होंने बोला है, जो त्वचा है, सबसे पहले जो हमारी त्वचा है उसके अंदर क्या है, एपिथीलियम टिश्यू है। उसकी पूरी लेयर होती है एक, जिसकी वजह से जो बाहर से कोई भी चाहे वो डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, वो सीधे बॉडी में एंटर ना कर सके। तो वो क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसे ही जो मुंह है हमारा, उसमें भी क्या है, एपिथीलियम टिश्यू होते हैं, उसमें भी लेयर है। अब है आहार नाल है। आहार नाल क्या होता है, जिसमें हम खाना खाते हैं, जो पूरी आहार नाल है हमारी। और रक्त वाहिनी, जो जिसमें से रक्त बह रहा है। और ऐसे ही फेफड़ों की कुपिकाएं, उनमें भी क्या है, इसकी जैसे आहार नाल क्या है, मुंह से शुरू होती है, और जो पूरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे यहाँ पे क्या आया, फिर यहाँ से ये जो फूड पाइप होता है हमारा, जहाँ पे खाना जाता है, वो हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्टमक आया, जो पेट है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पूरी होती है, सब में क्या है, कवरिंग, एपिथीलियम टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है, जितने भी ऑर्गन है वहाँ पर। तो अब क्या है, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शल्की, यह है एपिथीलियम, शल्की एपिथीलियम। दूसरा है घनाकार एपिथीलियम। तीसरा है स्तंभी एपिथीलियम। और है स्तरत शल्की और ग्रंथिल एपिथीलियम। जो स्तरत शल्की है, ये इसी की टाइप है, शल्की की ही टाइप है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब ये एक लेयर में है, जैसे ये एक लेयर है, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसके ऊपर ये ऐसे अरेंज होते हैं जो एपिथीलियम टिश्यू है। ये एक ही लेयर में होती हैं, सेल्स जो होती हैं इसकी ऐसे। लेकिन अगर यही सेल काफ़ी सारी लेयर में हो जाएं, इसके ऊपर एक लेयर और इसके ऊपर भी एक लेयर, तो ये क्या हो जाती हैं, ये हो जाती है स्तरित शल्की। और ये कहाँ होती है, हमारी स्किन में, क्योंकि हमारी स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी लेयर उसके ऊपर हो जाती हैं, तो इसी को क्या कहने लेते हैं, स्तरित। तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला ये शल्की एपिथीलियम, दूसरा घनाकार, तीसरा स्तंभी और चौथा है ग्रंथिल एपिथीलियम। और जो स्तरित शल्की है, ये इसी का एक प्रकार है। ओके स्टूडेंट्स, अब है आगे शल्की एपिथीलियम तथा स्तरित शल्की एपिथीलियम। इसकी कोशिका बहुत पतली और चपटी होती है और कैसी, तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। ये क्या यहाँ पे हमें दिख रही है, ये एक मेम्ब्रेन है पहले, उसके ऊपर जो है ये वाली लेयर, ये क्या है, ये है शल्की एपिथीलियम। ये एक ही लेयर में आपको दिख रही है, बहुत पतली है, चपटी है। जैसे रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिकाओं की विसरण करने वाली सतह, आहार नली तथा मुंह की अस्तर आदि। जैसे मुंह के अंदर भी, आहार नली के अंदर भी, इनकी क्या है, जो एक लाइनिंग होती है इसके अंदर, जो इसकी कवरिंग होती है पूरी,
और किसमें रक्तवाहिनी कौन सी, जैसे ये होती है रक्तवाहिनी है ना जिनमें रक्त बहता है, तो इसकी जो यहाँ पे जो कवरिंग होगी पूरी वो भी किससे होगी, इससे ही होगी। तो अब है आगे, ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ इनकी जो उपस्थिति है वो कहाँ कहाँ पर है। जैसे यहाँ पे है जो, जैसे फेफड़ों की कुपिकाओं में जो विसरण है, विसरण क्या है, जैसे ऑक्सीजन का विसरण हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है फेफड़ों में और बाहर क्या निकल के आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही है, विसरण की वजह से आ रही है जैसे, ठीक है। अब है त्वचा की शल्की एपिथीलियम कई परतों में व्यवस्थित हो कर स्तरित शल्की एपिथीलियम ऊतक का निर्माण करती है। जब अभी बताया जैसे ये एक सिंगल लेयर में है, एक लेयर में है, तो ये क्या है, शल्की एपिथीलियम, और यही लेयर बहुत सारी हो जाएंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ये क्या हो जाएंगी, स्तरित हो जाएंगी। फिर है स्तंभी एपिथीलियम। स्तंभी एपिथीलियम है जहां अवशोषण और श्रावण होता है। अवशोषण मतलब जो एब्जॉर्ब करते हैं किसी चीज को, और श्रावण मतलब जो सीक्रीट करते हैं, जो बाहर निकालते हैं किसी चीज को। अब है जैसे आंतों और श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथीलियम पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, जो आंतें हैं हमारी, जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे, और जो सांस नली है वहाँ पे ये पाई जाती हैं। स्तंभी एपिथीलियम की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, स्तंभाकार होती हैं, हमें दिख रही है ना, ये कैसी हैं, ऐसे स्तंभाकार हैं, ये लंबे लंबे स्तंभ के रूप में हैं जैसे। अब है श्वसन स्तंभाकार होती हैं। श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। इन्हें साधारण स्तंभी ऊतक कहते हैं। ये कौन सी होती हैं, जो ये बोल रहे हैं कि क्या निकले हुए होते हैं, धागे के समान संरचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें सीलिया भी बोलते हैं ऐसे। तो ये क्या हेल्प करती हैं, ये एक तो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। जैसे जो हमारी यहाँ पे क्या है, आते हैं, इंटेस्टाइन में भी होती हैं, जो एब्जॉर्ब अंदर हमने पढ़े थे ना, इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, ऐसे निकले हुए होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इतने सारे उभार होते हैं, वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और जो अवशोषण है वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसका स्तर बढ़ जाता है। ऐसे ही सांस की नली में भी होते हैं ये। और कहाँ पे होते हैं, जो ये हमारी जो नाक होती है उसमें भी जो म्यूकस होता है वो उसको भी क्या करती हैं, ये बाहर निकालती हैं सीलिया की फॉर्म में, जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये। अब है घनाकार एपिथीलियम। घनाकार एपिथीलियम ये क्या है, यह घनाकार कोशिकाएं होती हैं। घनाकार मतलब ऐसी क्यूब शेप में, क्यूब दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे क्यूब्स, तो ऐसी जिनकी शेप होती है। और वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के स्तर को बनाती हैं। यह इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। ये कहाँ होती हैं, जो वृक्क है उसकी नलिकाओं में भी होती हैं, और कहाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं जो उनका स्तर भी बनाती हैं, और ये एक मजबूती प्रदान करती हैं, यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं इनको। अब है इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का भी काम करती हैं, जो जरूरी पदार्थों का श्रावण करती हैं। ग्रंथि कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं, जैसे डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स जरूरी होते हैं। और जितनी भी जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि क्या होती हैं, जो सीक्रेशन करती हैं, किसका, एंजाइम्स हो गए, जूसेस हो गए, उन सब का, तो उनमें भी क्या पाई जाती है, ये घनाकार एपिथीलियम पाई जाती है। अब है ग्रंथिल एपिथीलियम। कभी कभी घनाकार एपिथीलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, जो जरूरी पदार्थ का स्रावन करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा, आंसू आदि। तो ये सब भी क्या है, जो हमारी स्वेटिंग होती है, पसीना भी है, ये भी किससे आ रहा है, एक ग्रंथि से सीक्रेट होके आ रहा है। ऐसे ही जो श्लेष्मा है, जो म्यूकस है वो भी, और आंसू भी, ये सारी एक ग्रंथि से सीक्रेट होकर आ रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सी होती है, घनाकार एपिथीलियम होती है। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है एपिथीलियम ऊतक के क्या कार्य होते हैं, यह कहाँ पर स्थित होता है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे से आप इसका आंसर करोगे। एपिथीलियम ऊतक किन्हें कहाँ होते हैं, इनका मुख्य कार्य जंतुओं में के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियम ऊतक होते हैं, और इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पे पूरे शरीर पे ही पाए जाते हैं ये हमारे
जैसे जैसे स्किन भी पूरी बॉडी पे होती है ना, ऐसे ये भी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं और अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी ये क्या बनाते हैं, उनकी भी कवरिंग करते हैं। अब है इपिथीलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और चारों के आप नाम लिखेंगे। शल्की इपिथीलियम, घनाकार इपिथीलियम, स्तंभी इपिथीलियम और ग्रंथिल इपिथीलियम। आप स्तरीय इपिथीलियम को उसी के नीचे ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये इसी का एक पार्ट है। वैसे 4 आप कौन से लिखेंगे, शल्की, घनाकार, स्तंभी और ग्रंथिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है स्तंभी इपिथीलियम ऊतक कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो स्तंभी इपिथीलियम ऊतक यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये कहाँ पे है, जहाँ अवशोषण और श्रावण होता है, जैसे आंतों और श्वसन नली की भीतर स्तर में स्तंभी इपिथीलियम पाई जाती है। स्तंभी इपिथीलियम कोशिकाएं, यहाँ ये वाला आपको नहीं करना है, बस यहाँ तक करना है ये वाला। उसके बाद श्वास नली की भीतर स्तर में स्तंभी कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं। आप यहीं तक इसको कर सकते हो। बस क्या है, जो अवशोषण और श्रावण इसका कार्य हो जाता है और कहाँ पाई जाती है, आंतों में, श्वास नली के भीतरी स्तर पे पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ग्रंथिल ऊतक आपको यहाँ दिख रहा है, ग्रंथिल इपिथीलियम और ये घनाकार इपिथीलियम, इन दोनों में अंतर बताना है। तो आप इसके ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स लिख देंगे, या फिर आप इसका पहला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट लिख देंगे, ये वाला पॉइंट इसका नहीं करेंगे, सेकंड वाला। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।